जी जी मई जून 2022 का क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन विच हैज कम इन द पेपर when there was corona, and nobody has given this paper actually, but these papers have been published by Cambridge, but nobody has given this paper. और ये इस पेपर के अंदर हमारा पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट का सवाल हमारा आया था, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सॉल्व करने जा रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट का मतलब है कि आप पुराना एसेट जो है वो आपका सेल हो रहा है और नया एसेट जो है वो आप परचेज कर रहे हैं. यानी पुराने एसेट के बदले आपको कुछ डिस्काउंट जो मिल जाता है उसे हम कहते हैं पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट, और उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन की है. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग द क्वेश्चन. Q Limited is a small wholesale business. It uses the reducing balance method of depreciation to depreciate delivery vehicles. Explain one advantage and one disadvantage to a business of using the reducing balance method of depreciation. तो advantage तो ये है कि those assets which reduces their value more in early years and less in later years, those assets which reduces their value more in early years and less in later years, उन पर हम यूज करते हैं कौन सा reducing balance method, because they decrease their value more in early years and less in later years. तो उन पर हम reducing balance method जो है वो यूज करते हैं. ठीक है जी. It is the right way to depreciate method. This is the most acceptable method because it takes the amount of depreciation which decreases over time. Disadvantage ये है कि it is difficult to calculate, right? And those assets which decreases their value at a constant rate, on those assets reducing balance method is not suitable. यानी those assets which reduces their value at a constant rate, उन पर जो है वो आपका reducing balance method जो है वो suitable नहीं होता. तो ये मैंने उसने एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज पूछा था, तो वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया है. एडिशन इन्फॉर्मेशन में देखते हैं जी. डिलीवरी व्हीकल ए वाज परचेज्ड ऑन 1st जनवरी फॉर on 1st January 2018 for 36,000. Delivery vehicle B was purchased on 1st April 2018 for 40,000. Same year में खरीदे हैं. Depreciation of 20% has been provided annually using the reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. The business financial year ends is 31st December. पता क्या है? Normally what I used to do, I used to ask question from the students कि बेटा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा डिफिकल्ट है या आसान है. मैं नॉर्मली सबसे पहले बच्चों से यही सवाल पूछता हूँ कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है या आसान है. तो आप कैसे जवाब देंगे? सर डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि सर एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, दूसरा मे भी इसमें एसेट सोल्ड हो रहा हो. लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीजों को अगर आप गौर करें तो दैट विल मेक अवर क्वेश्चन इजी. नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर हमारा नॉर्मल है. हमारा साल जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर पे खत्म होता है, तो वी आर डीलिंग विद नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर. दूसरी बात, एक तो बात ये होगी. दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर का है और एनुअल बेसिस है. यानी जिस साल आप एसेट खरीदते हैं उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे और जिस साल बेचेंगे उस साल भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस और अब नॉर्मल ईयर विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम while solving the question. तो दो चीजें आसान है. एक जनवरी में खरीदा है, एक अप्रैल में खरीदा है. अब हम आगे चलते हैं, इससे क्या कहता है वो आगे. Calculate the balance of the delivery vehicle provision for depreciation account at 31st December 2019. कहता है जी कि क्लोजिंग बैलेंस 31st दिसंबर 2019 में 2 सालों का कह रहे हैं, कितना होगा? तो वो मैं आपको बनाने जा रहा हूं आपके सामने. क्या बनाना है जी? मैंने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट आसानी से हम इसको बना लेंगे एज यूजुअल, जैसे हम बनाते होते हैं नॉर्मली. अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर आपको कैसे पता चला कि हमने 2 सालों का जो है वो अकाउंट बनाना है? बेटा कैलकुलेशन करके दिखा दें वो भी ठीक है, बट अकाउंट इज मोर इजी बिकॉज वी आर यूज्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन दैट वे. तो अकाउंट विल गिव अस इजी एक्सेस. हम आसानी से अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं. अब जरा देखते हैं कि कैसे हम उसको बनाएंगे. 2 सालों का क्यों है? उसने क्या कहा है? उसने कहा है आपको अकाउंट का बैलेंस चाहिए कौन सा? 31 दिसंबर 2019 का. बेटा हम किस वक्त खड़े हुए इस वक्त? वी आर स्टैंडिंग एट 1st जनवरी. उसका मतलब है कि आपको 2018 का भी अकाउंट बनाना है, 2019 का भी अकाउंट बनाना है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इधर हम लिख लेते हैं जी कि हमारा साल अभी कौन सा है बेटा? 2018.
2018 इधर भी आ जाएगा 2018, डॉलर के साइन बना लेते हैं इधर हम, ठीक है जी। इधर आपका कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले आपको पता है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर 31st 12 को। एंट्री विल बी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। देखते हैं हमारे पास 2018 में 2018 में कौन कौन से एसेट हैं जिन पर हमें डेप्रिसिएशन लेनी है। एक तो एसेट हमारा 36,000 का है जो हमने जनवरी में परचेज किया था, और दूसरा 40,000 का है जो हमने अप्रैल में परचेज किया। बेटा 36,000 वाले एसेट पर डेप्रिसिएशन होगी, मल्टीप्लाई में कितने परसेंट बेटा? 20%। फुल ईयर की ये आपके पास आ जाएगा 7200। सर कैसे निकाला है ये देखें, 36,000 कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मैंने उसको यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अब मैंने निकालनी है किस पर? 40,000 पे, जो दूसरा एसेट है उस पर निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बेटा? 20%। ये भी कितनी आ जाएगी? 8,000। सर ये तो अप्रैल में लिया था, इस पर तो 9 मंथ्स की आएगी अप्रैल ऑनवर्ड्स। नो, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो एनुअल बेसिस है, तो यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नथिंग इन द ईयर ऑफ सेल। टोटल करेंगे आपके पास आ जाएगा 15,200। यू विल पास द एंट्री इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहे हैं 15,200 से, इसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। क्लोज कर लूंगा मैं इसको 15,200। एक बच्चे ने यहाँ मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि सर आपने ब्रॉड डाउन नहीं लिखा। वो भाई ब्रॉड डाउन इस क्वेश्चन में था ही नहीं, क्योंकि अभी आप एसेट परचेज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। ब्रॉड डाउन आपका नहीं आएगा, वही आपका आएगा जो कि आपके सामने मौजूद है, यानी जो आपने खरीदा है उसी को आपको लेकर चलना है। आपके पास इसमें ब्रॉड डाउन मौजूद नहीं है। हाँ, अगले साल में 2019 के स्टार्ट में आपके पास ब्रॉड डाउन मौजूद है 15,200, जो कि ये शो कर रहा है कि आपके एसेट अब तक इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं पिछले सालों में, कि एसेट हमने नया ही खरीदा है व्हीकल ए जनवरी में, व्हीकल ए और व्हीकल बी। नेक्स्ट चलते हैं जी। 2019 में डेप्रिशिएशन होगी दोबारा इनके ऊपर, ऑब्वियसली होनी है, तो हम निकालेंगे पहले 36,000 में से जो पिछली डेप्रिशिएशन हुई है बेटा, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कि मेथड ही हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कितना आ जाएगा जी? मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आया, यू कैन हेल्प मी आल्सो इन द सेम वे। आएगा 28,800। इसका हम निकाल लेंगे कितने परसेंट बेटा? 20%। जी बताएं कितना आता है? $5,760। गेन 40,000 आपकी कॉस्ट है एसेट की, इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना? 8,000, तो आएगा आंसर 32,000। इसका हम निकाल लेंगे कितने परसेंट? 20%, एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज गोइंग टू बी 6,400। 6,400 प्लस 5,760, तो 12,160 जो आपका है वो आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन का 2019 की। आई विल पास द एंट्री फॉर दिस 31st 12 पे एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहे हैं 12,160 से, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो आई हैव रिकॉर्डेड दैट इन द अकाउंट एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर द टोटल ऑफ दिस। बताइएगा टोटल कितना आ रहा है इसका? ऑब्वियसली 31st 12 को ही आएगा, कैरी डाउन 27,360 आपका आ जाएगा 27,360। इसका हम टोटल कर लेंगे 27,360 टोटल आपका आ जाएगा। जी, the total will be 27,360 is going to be the total. I will write the carried down over here 27,360. This carried down will become the brought down of the next year 27,360, and this is how I am supposed to solve the question regarding the provision for depreciation account, ठीक है, जिसमें कोई ब्रॉड डाउन शुरू में मौजूद नहीं था आपका। ये मैंने सॉल्व कर लिया, एनुअल बेसिस है लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उसके जरिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन चेक कर लें, आई होप सो कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम
नहीं होगी, कैलकुलेशन जो है वो हमारी सिंपल होगी। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या कहता है जी। सर हम तो पार्ट एक्सचेंज का सवाल कर रहे थे, आ जाएगा बेटा आ जाएगा। ऑन 1 February 2020 delivery vehicle C was purchased at a cost of 38,000 and delivery vehicle B was sold in part exchange for delivery vehicle C. A check for 30,000 was paid on that date in full settlement of the amount remaining after part exchange. Prepare the delivery vehicle cost account. क्या बनाए आप? और delivery vehicle are depreciated because they are subject to wear and tear. It's just two reason other than wear and tear for depreciating non-current asset. उसमें आपकी आती है physical deterioration, तो wear and tear होगी ना, obsolescence है, passage of time है, inadequacy है, perishability है, ये सब reasons भी होते हैं depreciation के. So we are not concerned about the reasons currently. अभी हम बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंट भी बनाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ इसका डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं, किसका बेटा? 2020 के हवाले से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ डिलीवरी व्हीकल अकाउंट, वो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करता हूँ कैसे जो है वो डेवलप करेंगे पार्ट एक्सचेंज के सवाल में। इधर आपका आ जाएगा जी, डॉलर के साइन आ जाएंगे, और इधर आपका आ जाएगा 2020, जिसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2020 के हिसाब से। हम देखते हैं जी, सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आपका क्या आएगा, डेबिट साइड पे, आई एम सॉरी, ब्रॉड डाउन। कब? 1/1 को सुबह आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन। वो कितना आ जाएगा मैमा? वो आपका आ जाएगा कि आपके पास कितनी कॉस्ट के एसेट पहले से पड़े हुए। कॉस्ट अकाउंट है ना सर, हमने 2018 का अकाउंट तो बनाया ही नहीं कॉस्ट का बेटा। 2018 के अकाउंट में अगर हम बनाते हैं एसेट अकाउंट, तो क्या आएगा उसके अंदर? 18 आपका 36,000 का एसेट, दैट विल बी कैरिड डाउन एंड दैट विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ 2019। 2019 में आपने एक एसेट, बल्कि सॉरी 18 में ही दोनों परचेज कर लिए थे 40,000 का, तो टोटल 72,000 आएगा। 19 में भी कॉस्ट 72,000 ही रहेगी। तो डिलीवरी व्हीकल जब आप अकाउंट बनाएंगे 2020 में, तब भी आपकी कॉस्ट वही रहेगी, कितनी? 72,000, क्योंकि आपके पास जो कॉस्ट पहले से मौजूद है एसेट्स, देयर आर टू एसेट्स विच आर ऑलरेडी विद यू फ्रॉम 2018 एंड 19 एंड नाउ फॉर 20। 72,000 40,000 प्लस 36,000, ये कितना बनेगा मेरे पास? 76,000, सॉरी, ये मेरे पास मौजूद है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, कब? 2020 में 1 फरवरी को मैंने व्हीकल सी परचेज किया, कितने का? 38,000। बेटा ये पार्ट एक्सचेंज है, इसकी एंट्री हम पास करेंगे कैसे, देखिए। डिलीवरी व्हीकल आपने परचेज किया बेटा, कितने का? 38,000 का। आपको पार्ट एक्सचेंज में आप क्या दे रहे हैं बेसिकली? डिलीवरी व्हीकल बी was sold in part exchange for delivery vehicle C, यानी आप डिलीवरी व्हीकल सी के खरीदने पर अपना पुराना व्हीकल जो बी है वो पार्ट एक्सचेंज के तौर पर दे रहे हैं उसको, और पेमेंट बाकी कितनी कर रहे हैं? चेक फॉर 30,000 वॉज पेड। बैंक कितना आ जाएगा आपके पास, कितना पे कर रहे हैं? 30,000, और बाकी अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? दैट इज ट्रेड इन। वो कितनी आपके पास आ जाएगी बेटा? 8,000। सर समझ ही नहीं आई, तो हमारा मसला ही कोई नहीं है। इट हैज बीन टोल्ड टू अस कि आप नया व्हीकल परचेज कर रहे हैं सी, और सी व्हीकल परचेज करने की पेमेंट के लिए आप अपना पुराना व्हीकल बी ट्रेड इन के तौर पे, अलाउंस के तौर पे, पार्ट एक्सचेंज के तौर पे दे रहे हैं। और जो व्हीकल आप दे रहे हैं उसके बदले आपको कितनी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ रही? बी के बदले आपको सी की परचेज में कितनी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ रही? 8,000। वाई सर? क्योंकि उसने लिख दिया है कि आप 30,000 तो पे कर रहे हैं हाथ से, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है सी की? 38,000। उसका मतलब है 8,000 आपको पे नहीं करना पड़ा। क्यों? बी को पार्ट एक्सचेंज करने की वजह से। देखिए लिखा भी हुआ है, 30,000 was paid on that date in full settlement of the amount remaining after part exchange। आफ्टर पार्ट एक्सचेंज के बाद आपको सिर्फ सी के बदले 38,000 के बदले 30,000 पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब 8,000 आपका एसेट, पुराना एसेट जो बी है वो पार्ट एक्सचेंज हो गया है, यानी आपका एसेट बी जो है वो उतने का सेल हो गया, क्योंकि 8,000 पे का उसने आपको बेनिफिट पहुंचाया, तो वो असल में उतने का सेल ही हो गया ना। तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए।
हम उसकी एंट्री आई विल प्रिपेयर द अकाउंट जो मेरा बना हुआ है। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट, उसने लिखने की जरूरत नहीं है। सर डेट क्यों नहीं है? वी डोंट नीड डेट। व्हाई? बिकॉज वी हैव बीन गिवन एज पार्ट एक्सचेंज, और सॉरी एनुअल बेसिस है, तो आपको डेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसकी अमाउंट जो है वो डेट का हमें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल इधर आ जाएगा। अब जो डिलीवरी व्हीकल बी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करनी है, वो असल में हमने क्या कर दिया बेटा, सेल कर दी। उसकी जो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी वो हम क्या लिखेंगे, डिस्पोजल। वो बिक गया आपके पास से, और उसकी कॉस्ट कितनी थी डिलीवरी व्हीकल बी की, दैट इज 40,000। तो कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट होता है ना। मैं एसेट अकाउंट बना रहा हूँ, एसेट अकाउंट इज डेबिटेड with the cost price and credited with the cost price of the asset sold। तो डिलीवरी व्हीकल बी की प्राइस कितनी थी, 40,000। अब 40,000 से हमने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया, वो चला गया, बेच दिया आपने उसको। टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 76,000 प्लस 38,000। मैंने बताया नहीं था आपको, शायद आप भूल गए। मैंने बताया था कि जो एसेट आप पार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, वी बिलीव कि हमने वो सेल ही कर दिया ना एक तरह से, क्योंकि उसके बदले आपको उतने पैसे रिसीव हो गए हैं। टोटल आ जाएगा 114,000। इधर टोटल आ जाएगा 114,000, और इधर आपका आ जाएगा 31/12 को क्या बना, कैरी डाउन। मैं 14,000 में से माइनस कर दूंगा 40,000, 74,000, और 74,000 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन 74,000। ये एसेट अकाउंट मैंने बनाया है बेटा, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, ये मैंने आपको एसेट अकाउंट बना के दिखाया है। एसेट अकाउंट आपका किस तरीके से बनेगा, डेवलप होगा, वो मैंने आपको समझाया है कि वो इस तरीके से आपको बनाना है कि जो नया एसेट परचेज किया है आपने, उसको डबल अमाउंट से लिखा जाएगा। एंट्री को जब पोस्ट करेंगे, बैंक अलग से आएगा, ट्रेड इन अलग से आएगा, और डिस्पोजल जो आपने किया वो तो डिस्पोजल के नाम से आपका आ ही जाएगा, क्रेडिट कर देंगे उसको। हम देखते हैं कि हमने 1 फरवरी डेट दी हुई है, तो आई विल गो फॉर द डेट ऑल्सो, क्योंकि डेट दी हुई थी, आई विल राइट द डेट ऑल्सो। वैसे डेट इतनी परवाह नहीं, डेट इतना काउंट फॉर नहीं करती, क्योंकि हमारा एनुअल बेसिस है ना इस, लेकिन फिर भी अगर हम डेट यहाँ लिखेंगे तो ये भी आपकी डेट 1 ही आएगी, और उसके हिसाब से ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने नेक्स्ट क्या बनाना है जी, हमारा भी क्वेश्चन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्पोजल अकाउंट आपको बनाऊं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी, कौन से एसेट का, जो एसेट में बेच रहा हूँ उसका मैं बना रहा हूँ डिस्पोजल अकाउंट। आपको पता है कि डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि द एसेट विच हैज बीन गिवन एज पार्ट एक्सचेंज दैट हैज बीन सोल्ड आउट। Asset which has been given as part exchange, we believe that the asset is sold out, and we used to give the same treatment. We used to give the same treatment as we are selling the asset. The same treatment will be given to that asset which has been given in part exchange. सर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, मैं बताता हूँ बेटा। आपने पार्ट एक्सचेंज वाले क्वेश्चन को दो हिस्सों में कंसिडर करना है। दो हिस्सों में कैसे सर? एक, जो हम एसेट नया खरीद रहे हैं उसकी एंट्री क्या होगी, उस नए एसेट की प्राइस से डिलीवरी व्हीकल डेबिट 38,000 जो उसकी कॉस्ट है, बैंक क्रेडिट जितना पे कर रहे हैं, और बाकी अमाउंट जो आपको पे नहीं करनी पड़ रही पुराने एसेट के बदले, वो ट्रेड इन के नाम से आ जाती है 8,000। इसको मैं जब अकाउंट में डालूंगा तो अकाउंट में 30,000 डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, फिर 8,000 डेबिट हो रहा है ट्रेड इन की वजह से, दैट्स इट। अब दूसरी बात, जो एसेट सेल हो रहा है उसकी वर्किंग बिल्कुल अलग होगी। उसको हमने सपोज करना है कि वो एक तरह से हम बेच रहे हैं, पार्ट एक्सचेंज नहीं कर रहे, बेच रहे हैं, और वो कितने का बिक रहा है, 8,000 का, और उसकी सारा ट्रीटमेंट हम वही करेंगे जो हम एसेट सोल्ड का करते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट डिलीवरी व्हीकल की, डेबिट पे लिखेंगे हम, इसकी एंट्री करते हैं हम, डिस्पोजल टू डिलीवरी व्हीकल बेटा कितनी है, 40,000। यहाँ पे उसकी क्या आ जाती है बेटा, क्रेडिट साइड पे टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। इधर क्या आ जाएगा, ट्रेड इन। ट्रेड इन का मतलब क्या है, आपने इसको डिस्पोजल नहीं लिखना, आपने इसको कैश नहीं लिखना, क्योंकि आपको पुराने एसेट के बदले कैश थोड़ी मिला है। हाँ, आपको कैश पे नहीं करना पड़ा पुराने एसेट की वजह से नए एसेट की कॉस्ट में, तो ये बिका है, ये 8,000 का बिका ही है असल में, लेकिन आप ट्रेड इन के नाम से इसको 8,000 लिखेंगे, कैश का नाम अब आप यहाँ पे यूज
नहीं कर सकते। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। अब क्योंकि ये 2020 में सेल हो रहा है, 2020 में पार्ट एक्सचेंज हो रहा है ना 1 फरवरी को, तो हम ये सपोज करेंगे कि उस साल ये सेल हो रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, उस साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट इस पर नहीं करेंगे। तो जो एसेट आप सेल कर रहे हैं उस पर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। जो एसेट सेल हो रहा है उस पर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। एक आपकी हुई है बेटा 2018 में 8,000, और एक आपकी हुई है 2019 में 6,400। So the total depreciation on the asset sold is 8,000 in 2018 on 40,000 and 6,400 in 2019. So the total depreciation is 14,400। और ये अमाउंट में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा डेप्रिसिएशन की, दैट इज जो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देते हैं और इसको कहाँ फेंक देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट। हम इसका टोटल कर लेंगे, यानी टोटल इसका देख लेंगे इसका कितना टोटल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और उसके हिसाब से हम इस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी 40,000, ये भी 40,000 ही आपका आ जाएगा, और हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 40,000 माइनस 14,400 और माइनस 8,000, तो 17,600 का बेटा आपका लॉस आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है आपकी, मतलब 17,600 का आपका लॉस आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से। हम उसे जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा ना, तो वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा, उसमें चार्ज फॉर द ईयर भी आएगा, उसमें नए एसेट पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी बना के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन यहाँ तक कोई मसला है तो आप बिला झिझक, मामा हमदा, किसी को भी कोई मसला है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं प्लीज रिपीट करने के लिए तैयार हूँ जी। एनी क्वेश्चन? नो सर। जी जी, और कोई बच्चा, प्लीज आप क्वेश्चन है तो आप पूछें। देखें, पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट इज ऑलवेज अ डिफरेंट लैंडमार्क टू अचीव, तो वो सवाल हमेशा थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसको हम डिफरेंट तरीके से मैंने जैसे कि सॉल्व किया भी आपके सामने। अगर मैं चार्ज फॉर द ईयर निकालता हूँ ना, तो मुझे अब किन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है। एक मुझे निकालनी है 38,000 वाले एसेट पे जो मैंने अभी खरीदा है, कितने परसेंट, 20%। और एक मैंने निकालनी है 36,000 वाले एसेट पर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, बिकॉज करंटली उसकी एसेट की प्राइस कितनी है, 28,800 माइनस 5,760 जो आएगा उस पर निकालूंगा 20%। दैट इज गोइंग टू बी द चार्ज फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट फिगर विच आई एम सपोज टू राइट इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसमें मुझे रिकॉर्ड करनी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी डिस्पोजल की तो 14,400 की मैंने आपको अमाउंट ऑलरेडी लिखकर बता दी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है किसका, पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने, मैं चाहूंगा कि आप खुद घर में उसको ट्राई करें, वो भी पार्ट एक्सचेंज का ही है। मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। पेट्रा ओन्स ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, डेप्रिसिएशन पॉलिसी प्लांट एंड मशीनरी की वही अगेन बेटा 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 जुलाई को खत्म होता है। कॉस्ट दी हुई है देखिए 26,800 पहले से, डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, ब्रॉड डाउन है बेटा, ये एसेट अकाउंट का ब्रॉड डाउन है, ये एसेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ब्रॉड डाउन है 1 अगस्त को। फिर जनवरी में आपने नई मशीनरी खरीदी है 4200 की, जिसकी पेमेंट आप कर रहे हैं 2450, और बाकी पार्ट एक्सचेंज हो रहा है जिसकी 2500 वैल्यू है, और कॉस्ट इसकी 2500 है, पार्ट एक्सचेंज की वैल्यू तो कम बनेगी, वो आप खुद माइनस करके निकालेंगे। Machinery with an original cost of 850 and a net book value of 60 was scrapped with no proceeds। ठीक है जी, वो हमारी स्क्रैप में चली गई है with no proceeds। Prepared the provision for depreciation account of plant and machinery, उसने कहा बनाए, और फिर उसने कहा कि आपने डिस्पोजल अकाउंट भी बना के दिखाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल मैं आपको खुद ही सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, अगर आप घर में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो वो ये नहीं है, ये कोई नया क्वेश्चन आया है ना बेटा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही सॉल्व आपको करवाऊँ, बिकॉज मे बी इट विल क्रिएट लिटिल प्रॉब्लम फॉर यू रिगार्डिंग योर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन घर में करने के लिए मैं आपको देता हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। पीछे होगा 1 मिनट।
अभी आ जाता है, नो इशू। जी, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, मई जून 1821। ये क्वेश्चन आपने जो है वो करना है। नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है, बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा घर में। आपने मई जून 1821 का क्वेश्चन है, पार्ट एक्सचेंज का ही है। मोटर व्हीकल अकाउंट बनाना है आपने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं वो वाला क्वेश्चन जो है वो मैं खुद कराऊंगा। तो ये तकरीबन 1 या 2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन और हम स्टार्ट करेंगे एरर्स का, और फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी हम देखेंगे लास्ट में इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।